नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रिप सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, अगर मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम बात करते हैं तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर में स्लेव डायनेस्टी यानी मामलिक वंश और उसके पश्चात हमने खिलजी वंश के बारे में डिस्कस किया। उसके कार्यकाल अवधि के दौरान जो भी सुल्तान हुए थे उन सुल्तानों के बारे में और उनके किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत तुगलक डायनेस्टी जो कि 1320 से 1414 ईस्वी के मध्य दिल्ली के सिंहासन पर काबिज था उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके जो प्रमुख सुल्तान हैं उनके बारे में भी जानेंगे और उनके प्रमुख कार्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं तुगलक डायनेस्टी का जो विस्तार था वो हिंदुस्तान के किन किन पार्टों में था। कुछ पार्ट अगर छोड़ दें फॉर साउथ और ईस्टर्न पार्ट को तो लगभग सारे भारतवर्ष पर जो है ना उसका आधिपत्य काम था। जो तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 ईस्वी तक के मध्य रही है वो मुस्लिम डायनेस्टी थी और तुर्क से उसका नाता जुड़ा हुआ था, मतलब वो तुर्किश ओरिजिन से थे मुस्लिम डायनेस्टी। और जो तुगलक वंश की स्थापना की थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी जो कि गवर्नर था कहाँ, दीपालपुर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि अभी डिस्कस किया, जो तुगलक वंश की स्थापना की थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी जो कि दिल्ली का सुल्तान था 1320 से 1325 ईस्वी के मध्य। इससे पहले वो एक गवर्नर था दीपालपुर का और वो गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब वो गद्दी पर बैठा वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। वहीं जो वो गवर्नर था दीपालपुर का वो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान जो गवर्नर के पोस्ट पर काबिज था और वहीं पर वो जाना जाता था कि उसने अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान जो मंगोल का आक्रमण नॉर्थ वेस्ट से हो रहे थे उनको रोकने में बहुत ही सफलता पाई थी। इसके तहत वो सुल्तान के बहुत ही नज़दीक काबिज हो गया था। इसके पश्चात गाजी मलिक ने जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे महत्वपूर्ण पोजीशन हासिल कर लिया था। उसने खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान खुसरो खान था उसकी हत्या करके सिंहासन पर काबिज हुआ और सिंहासन को हड़प लिया था। और वो टाइटल जो उसने धारण किया था वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से धारण किया था। अगर हम गयासुद्दीन तुगलक के अचीवमेंट की बात करते हैं तो उसने जो अलाउद्दीन खिलजी के जो फूड मार्केट रिफॉर्म था उसको दोबारा से काबिज किया अपने शासनकाल के दौरान। वहीं पर जो महत्वपूर्ण योगदान गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जुड़ा है वो उसने जो एक ऑर्गेनाइज्ड बेटर पोस्टल सिस्टम यानी पोस्टल सिस्टम को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इस्टेब्लिश किया था और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एग्रीकल्चर को इनक्रेज करने में भी उसका योगदान था। गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा था जिसको फ़ख्र मलिक के नाम से जाना जाता था। फ़ख्र मलिक को ही दूसरा नाम जौना खां था और वहीं पर ही उसको उलूग खां के नाम से जाना जाता है। बाद में वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हुआ। ऐसा बोला जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करके जौना खां या उलूग खां या फ़ख्र मलिक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अगर गयासुद्दीन तुगलक के आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसने तुगलकाबाद जो एक दिल्ली के निकट जगह है वहाँ पर फोर्ट के निर्माण की नींव डाली थी जिसको बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने कंप्लीट कराया था। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता की हत्या करके सिंहासन पर काबिज हुआ और वो साल था 1325। तो 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करके मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हुआ। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जाना जाता है कुछ उसके एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल था वो 1325 से 1351 ईस्वी के मध्य था। जौना खां, जैसे अभी उसने नाम के बारे में डिस्कस किया, उसके नाम जो छोटे के नाम थे उसके बचपन के नाम जौना खां, फ़ख्र मलिक या उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक बेसिकली अपने 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में जाना जाता था जो उसने 1326 से 1330 ईस्वी के मध्य वो प्रोजेक्ट को शुरुआत की थी, यानी अपना जो सिंहासन पर बैठने के जस्ट 1 साल बाद 1326 से स्टार्ट किया था। यहाँ पर थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, बाद में हम पूरी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या थे। सबसे पहला उसका प्रोजेक्ट था टैक्सेशन इन दोआब, यानी दोआब में कर लगाना जो कि 1326 में उसने स्टार्ट किया था। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, अपनी राजधानी शिफ्ट करना जो कि 1327 में स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी 1329 में और प्रपोज्ड खुरासान एक्सपीडिशन 1329 में ही ये किया था। और कराची एक्सपीडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ये 1330 में किया था। बेसिकली चाइना को जीतने का ये एक प्लान था। तो उसके 5 प्रोजेक्ट शामिल थे उसके कार्यकाल में और जो 5 ही फेलियर साबित हुए। हम जानें कि दिल्ली में जो भी अभी तक सुल्तान हुए तो उनमें सबसे योग्य और सबसे शिक्षित सुल्तान की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक था। उसका
शिक्षा और शास्त्र के प्रति बहुत रुचि थी, लेकिन जो उसके प्रोजेक्ट हैं वो हमेशा फेलियर साबित हुए। तो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी ये नज़र आता है कि ओनली एजुकेशन एंड एबिलिटी इज नॉट द की ऑफ सक्सेस, रादर टू यूटिलाइज एजुकेशन एंड एबिलिटी इन द राइट डायरेक्शन इज द की ऑफ सक्सेस। ये हमें मोहम्मद बिन तुगलक के इन कार्यों के से पता चलेगा। तो जब उसके जो ये 5 प्रोजेक्ट फेल हुए, उसके पश्चात उसके राज के डिफरेंट पार्ट में जो भी उसका किंगडम था, वहाँ पर जो डिफरेंट उनके गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसमें सबसे पहले 1325 में मदुरई का नाम आता है, जहाँ का गवर्नर था जलालुद्दीन एहसान शाह। उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वहीं नेक्स्ट ईयर 1336 ईस्वी में जो विजयनगर किंगडम है उसकी स्थापना हुई। हरिहर और बुक्का जो वहाँ के शासक थे, उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित किया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1336 ईस्वी में ही वारंगल अपने आप को वारंगल ने स्वतंत्र घोषित किया कन्हैया के शासनकाल के दौरान। और वहीं 1341 और 47 के बीच में बहमनी किंगडम की स्थापना हुई। हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी 1347 ईस्वी में। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। इसके पश्चात जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई वो थाटा में हुई थी। बेसिकली जो सिंध का एक स्लेव गवर्नर था, उसने विद्रोह कर दिया था और उसी को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। ये हुई थी 1351 ईस्वी में। चलिए विस्तार से मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों और उसके योगदान के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके प्रोजेक्ट के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक इज बेस्ट रिमेंबर्ड एज ए रूरल हु अंडरटूक ए नंबर ऑफ बोल्ड एक्सपेरिमेंट। मोहम्मद बिन तुगलक उन शासकों में जाना जाता है जिसने बोल्ड एक्सपेरिमेंट किए थे अपने शासनकाल के दौरान, और उसका जो प्रमुख रूप से उसका इंटरेस्ट था वो एग्रीकल्चर के प्रति बहुत ही ज्यादा उत्सुक था। और उसने एक डिपार्टमेंट की भी स्थापना की थी, दीवाने कोही। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले हमने कुछ और डिपार्टमेंट की स्थापना जिन शासकों ने की थी उनके बारे में डिस्कस किया था, हम दोबारा उसको रिकॉल कर लेते हैं। जब बलबन जो है स्लेव डायनेस्टी के सुल्तान जो हुआ करता था और उसने दिल्ली के सिंहासन पर जब काबिज हुआ था 1266 से 1287 ईस्वी तक वो दिल्ली का सुल्तान था, तो उसने एक नए डिपार्टमेंट की स्थापना की थी अपने राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए। वो डिपार्टमेंट थी मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसको दीवाने अरीज के नाम से जाना जाता था और जिसका देखरेख करता अरीज मुबालिक के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर दीवाने अरीज की स्थापना की थी वो बलबन ने की थी। वहीं अगर हम खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो उसने जो टैक्स का अरियर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए एक दीवाने मुस्तकराज नामक डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। और वहीं अगर हम कॉमर्स से यानी व्यापार से रिलेटेड अगर डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड दीवाने रियासत नाम के एक डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। ये दोनों ही डिपार्टमेंट अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल के दौरान स्थापित हुए थे। तो दीवाने मुस्तकराज दो रिवेन्यू अरियर होता है, यानी जो टैक्स की वसूली होती है उससे रिलेटेड था, और वहीं पर दीवाने रियासत जो कॉमर्स और व्यापार है उससे रिलेटेड, ये दोनों जो डिपार्टमेंट है वो अलाउद्दीन खिलजी ने स्टैब्लिश किए थे। और वहीं पर हमने बात की दीवाने को यानी एग्रीकल्चर की देखरेख के लिए एक अलग डिपार्टमेंट था, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टैब्लिश किया। मोहम्मद बिन तुगलक के जो क्वालिटी के बारे में जाना जाता है वो बोला जाता है कि ही वाज ट्रेंड इंटेलेक्चुअल, कीन स्टूडेंट्स ऑफ पर्शियन पोएट्री। पर्शियन पोएट्री को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था, फिलोसफर था और लवर ऑफ साइंस और मैथमेटिक्स को बहुत चाहने वाला था। उसकी डीपली इंटरेस्ट था किसमें, रिलीजन और फिलोसफी में, यानी धर्म और दर्शन। तो ये जो प्रमुख बेसिकली जो विषय थे उस पर उसका डीप इंटरेस्ट था। फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, मैथमेटिक्स में वो बहुत ही ज़्यादा रुचि रखता था। उसके शासनकाल के दौरान एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण जैन संत हुए, जैन सेंट हुए हैं, वो जॉन प्रभा सूरी, तो उन्हीं के शासनकाल के दौरान थे। और यहाँ पर जॉन प्रभा सूरी का नाम हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जोना खां था, तो उससे रिलेटेड जॉन प्रभा सूरी, तो दोनों में ही जोना वर्ड इंक्लूड है। तो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जॉन प्रभा सूरी किस सल्तनत काल के शासक के कार्यकाल अवधि के दौरान थे। तो ये जॉन प्रभा सूरी एक जैन सेंट थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक डिप्लोमेटिक रिलेशन भी स्टेब्लिश किए थे, और जो उसके 4 कंट्रीज थी, जैसे इजिप्ट का नाम ले सकते हैं, चाइना और ईरान से उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, और इन देशों से व्यक्ति और वस्तु के व्यापार का आदान प्रदान भी वो किया करता था। वहीं अगर बात करते हैं जो राइटर हुए थे कंटेम्प्रेरी उसके शासनकाल के दौरान, उनमें इसामी, बरानी और इब्न बतूता का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन जो कंटेम्प्रेरी राइटर हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम जोड़ा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। और जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो ओनली दिल्ली सुल्तान था, ओनली दिल्ली सुल्तान हु हैड रिसीव्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेरी, रिलीजियस
एंड फिलोसफिकल एजुकेशन, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें पारंगत एक सुल्तान था, लेकिन उसने जो प्रोजेक्ट किए उसमें सभी में उसको हार का सामना करना पड़ा। जो कंटेम्प्रेरी राइटर हुए हैं अगर उनकी हम बात करते हैं तो जियाउद्दीन बरहानी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से जुड़ा हुआ, और उसने जो प्रमुख पुस्तकों की रचना की थी उनमें तारीख़-ए-फिरोज शाही और फतवाए जहानदारी, ये पुस्तक एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। एक तो ये किसके शासनकाल में थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक की, और ये किन्होंने लिखी थी ये दोनों पुस्तकें, तारीख़-ए-फिरोज शाही और फतवाए जहानदारी, ये जियाउद्दीन बरहानी की पुस्तक हैं। और ये लगभग जो शुरू के 6 साल थे तुगलक डायनेस्टी के रूल के, उसमें बरहानी के ये पुस्तक है, उसमें जो नीत हैं तुगलक डायनेस्टी के 6 सालों को मेंशन किया गया है। अगर ये मोर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं तो जो जियाउद्दीन बरहानी की फतवाए जहानदारी है, ये मोर स्पेसिफिकली तुगलक डायनेस्टी के रूल पर बेसिस है, उसके शासनकाल के दौरान जो भी घटनाएं हुई उसमें नीत है। वहीं अगर हम बात करते हैं तारीख़-ए-फिरोज शाही, बेसिकली इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में डिस्कशन है, तो इस तरीके से मोर स्पेसिफिकली हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं इब्न बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर था, राइटर था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और उसने जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम रिहाला के नाम से जाना जाता है। उसमें बेसिकली उसके जो डिफरेंट सुल्तान वर्ल्ड के थे उनमें जो उसने यात्रा की थी उनके बारे में डिस्कस किया है। और वहीं पर अगर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उनकी पोजीशन की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको चीफ काजी के पद पर नियुक्त किया था, किसको, इब्न बतूता को, जो मोरक्कन ट्रैवलर था, और उसको एक एम्बेसडर के रूप में चाइना भी भेजा गया था। तो इस तरीके से हमने जो है ना इब्न बतूता के बारे में भी डिस्कस किया। और वहीं अगर इस्लामी की बात करते हैं जो कंटेम्प्रेरी राइटर थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, तो उनकी एक जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछी गई है वो है फुतूहत उस सलातीन, जिसमें उन्होंने बहमनी किंगडम के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। तो इस्लामी से जुड़ी जो पुस्तक है वो है फुतूहत उस सलातीन, जिसमें बहमनी किंगडम के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब मोहम्मद बिन तुगलक ने जो रिफॉर्म इनिशिएट किए थे, जो से प्रोजेक्ट थे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट था टैक्सेशन इन दोआब, जो कि 1326 में उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। दोआब बेसिकली क्या होता है, दो जो नदियाँ होती हैं उनके बीच का जो क्षेत्र होता है, जो बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, उपजाऊ होता है, वो होता है। जैसे कि हम अगर यूपी की हम बात करते हैं तो नॉर्थ में देखते हैं तो गंगा नदी बह रही है, वहीं साउदर्न यूपी में बात देखते हैं तो यमुना बह रही है, तो उनके जो बीच का रीजन है उसको दोआब बोलते हैं। तो चूँकि ये बहुत ही प्रोडक्टिव होता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया कि इसमें टैक्स को और बढ़ाया जाए, और उसके साथ साथ टैक्स बढ़ाने के साथ साथ उसने एडिशनल टैक्स बढ़ाया, जिसको हम इस समय सेस के नाम से जानते हैं। जैसे एजुकेशन सेस और एनवायरमेंटल सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, उसी तरीके से उसने सेस लगाया जिसको अबवाब्स के नाम से उस समय जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सेस को उस समय अबवाब्स ABWABS अबवाब्स के नाम से जाना जाता था। तो जो ये उसका बेसिकली उसका शेयर हुआ करता था, वो हाफ हुआ करता था जो भी प्रोडक्ट, और ये उसने जो लगाया था वो एक्चुअल प्रोड्यूस के बेसिस पे नहीं लगाया था, केवल आर्बिट्रेरी ही फिक्स कर दिया था, जिसकी वजह से उसके शासनकाल के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। वहीं अगर दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो 1327 ईस्वी में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, अपनी राजधानी को शिफ्ट करने का उसका प्लान था। बेसिकली जो उसने राजधानी शिफ्ट करने का निर्णय लिया 1327 ईस्वी में, दौलताबाद, जो कि प्राचीन नाम उसका देवगिरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर यादव डायनेस्टी का शासन था एक टाइम पर, जो 1187-1312 ईस्वी तक के मध्य यादव डायनेस्टी ने यहाँ पर शासन किया था, और उसने ही देवगिरी को राजधानी बनाई थी। और यादव डायनेस्टी के जो फाउंडर था वो भीलम पंचम था। तो इस तरीके से जो देवगिरी था उसको राजधानी बनाने के पर्पस, उसके पीछे उसका उद्देश्य ये था कि वो बेटर कंट्रोल कर सकता था साउथ इंडिया को, क्योंकि वो सेंटर में पड़ता था, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र के वहाँ पर, और नॉर्थ को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन फाइनली उसको ये फील हुआ कि वो ना तो साउथ को कंट्रोल कर पा रहा है, ना कि नॉर्थ को कंट्रोल कर पा रहा है। इसकी वजह से उसने दोबारा अबेंडन कर दिया, इसको छोड़ दिया, और दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाए रखा। जो ये दौलताबाद था, ये अहमदनगर डायनेस्टी हुई थी 1499 से 1636 ईस्वी के मध्य, उसकी दूसरी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो तीसरा प्रोजेक्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, तो उसने जो कुबलई खान था, एक चाइना का जो शासक हुआ, बहुत महान शासक हुआ था, उसने पेपर करेंसी का इस्तेमाल किया था। तो उसी को देखते हुए उसने टोकन करेंसी का इस्तेमाल करना चाहा मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये
1329 से 1330 ईस्वी के मध्य इसका प्रोजेक्ट था। टोकन करेंसी बेसिकली वो करेंसी होती है जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू कम होती है और वही उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। बेसिकली अगर हम 100 रुपये के नोट की हम बात करते हैं तो अगर हम नोट को एक कागज़ की तरह माने तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी बहुत कम है, लेकिन वहीं अगर हम उसकी फेस वैल्यू यानी 100 रुपीज़ लिखा है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वही टोकन करेंसी होती है। तो उसने बेसिकली जो सिल्वर और गोल्ड कॉइन हुआ करते थे उनकी वजह उसने ब्रॉन्ज के कॉइन को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। तो ब्रॉन्ज के कॉइन पर उसने इंट्रिंसिक वैल्यू तो उसकी कम होगी, लेकिन फेस वैल्यू उसने वही रखा जो सिल्वर कॉइन का हुआ करता था। उस समय टका के नाम से सिल्वर कॉइन जाना जाता था। तो इससे क्या हुआ, लोगों ने अपने घरों में ही ये कॉइन को मिंट करना चालू कर दिया और उसका प्रोजेक्ट भी फेलियर रहा। इसी से रिलेटेड एक घटना है कि उस समय बरानी जो उसके शासनकाल में बहुत महत्वपूर्ण हिस्टोरियन हुआ करते थे, उन्होंने ये बात कही थी कि कॉपर कॉइन जो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किए थे वो सड़कों के किनारे, तुगलकाबाद में सड़कों के किनारे देखे जा सकते थे। इतने ज़्यादा लोगों ने खुद ही घरों में मिंट कर लिए थे। वहीं पर अगर चौथे प्रोजेक्ट की बात, खुरासान एक्सपीडिशन की बात करते हैं जो उसने 1329 ईस्वी में इस्टेब्लिश करना चाहा। खुरासान बेसिकली एक रीजन है। अगर हम बात करते हैं ईरान की तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ईरान का कुछ पार्ट, वहीं अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के जो कंट्री हैं तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनके कुछ पार्ट को मिलाकर एक खुरासान रीजन हुआ करता था। तो उसको जीतने का इसका मंशा था। चूंकि इसका शासनकाल बलूचिस्तान प्रेजेंट डे पाकिस्तान तक फैला हुआ था तो इसने और अपने राज्य को एक्सटेंड करने की इसमें कोशिश की थी खुरासान एक्सपीडिशन में, लेकिन उसमें भी उसको मुंह की खानी पड़ी। वहाँ का एक अयोग्य शासक था अबू सैद के नाम से, तो उसको हराना चाहता था लेकिन उसको उसमें भी सफलता नहीं मिली। वहीं अगर हम बात करते हैं जो पांचवा प्रोजेक्ट है कराचिल एक्सपीडिशन की हम बात करते हैं। कराचिल एक्सपीडिशन जो कराचिल अभियान के नाम से जाना जाता है, बेसिकली वो एक प्रोजेक्ट था जो चाइनीज इंकर्जन हो रहा था कुमायूं गढ़वाल रीजन में। तो चाइनीज घुसपैठ को रोकने के लिए कराचिल एक्सपीडिशन या कराचिल अभियान का जो शुरुआत की थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1330 ईस्वी में की थी। शुरू में उसको इस प्रोजेक्ट में सफलता मिली लेकिन बाद में उसको इसको भी छोड़ना पड़ा। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं, जैसे कि दीवाने को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमने डिस्कस किया, उसने स्थापना की थी। और जो सिल्वर कॉइन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर चला करता था उसको अदल के नाम से जाना जाता था। वहीं पर गोल्ड कॉइन की अगर हम बात करते हैं वो बहुत ही महीन उत्कीर्ण सिक्के थे जिसपे जो अरबी भाषा में बहुत ही महीन तरीके से डिटेल लिखी हुई थी और उसको दिनार के नाम से जाना जाता था। तो दिनार जो एक गोल्ड कॉइन है और अदल जो सिल्वर कॉइन है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित है। वहीं पर अगर इस्टेब्लिश करते हैं तो जहांपना जो है ना, एक सिटी की स्थापना जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपना सिटी की स्थापना की थी। वहीं दौलताबाद फोर्ट की जैसे हमने डिस्कस किया, गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी नींव डाली थी और बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसने उसके निर्माण कार्य को पूरा किया। तो यहाँ जहांपना सिटी की नाम अगर बात होती है तो वो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम उसमें आता है कि इस सिटी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने ही की थी। यहाँ कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में और जान लेते हैं कि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए उसने तकावी लोन का एक शुरुआत की थी। बेसिकली लोन फॉर कल्टीवेशन के लिए इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल थे, जो किसान थे, उनको सीड और बाकी चीज़ों को, जो मशीनरी को खरीद करने के लिए उनको लोन दिया जाता था, उसको तकावी लोन कहा जाता था। तो तकावी लोन बेसिकली रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तकावी लोन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, व्यापार, टैक्सेस एटसेट्रा, इस चीज़ के बारे में ऐसे क्वेश्चन बनता है। उसने सेपरेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर बनाया जिसे दीवाने कोही के नाम से इस्टेब्लिश किया था, और उसने फैमिन कोड भी इस्टेब्लिश किया था ताकि अगर कहीं सूखा वगैरह पड़ता है तो उस जो विक्टिम है, जो सूखे से प्रभावित लोग हैं, उनको मुआवजा दिया जा सके इस कोड के तहत। वहीं पर जब उसके प्रोजेक्ट फेल हुए तो उसके राज के डिफरेंट पार्ट में रिवोल्ट चालू हो गए थे और उन्हीं रिवोल्ट के अंतर्गत कई अन्य साम्राज्य का उदय हुआ था जिनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसमें मदुरई के सुल्तान हसन शाह ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था 1335 ईस्वी में। 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। वहीं हसन गंगू ने 1347 में बहमनी किंगडम की स्थापना की। बेसिकली क्रोनोलॉजीज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक साइड में आपको जो न सुल्तान दे दिए जाएंगे और दूसरी साइड में आपको ईयर दे दी जाएंगी जो मोहम्मद बिन तुगलक में जिन्होंने रिवोल्ट किया, तो आपको मैच कराने के लिए आएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं गुजरात में
तारगी जो एक तुर्किश स्लेव था, उसने विद्रोह कर दिया था और उसी को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक वहां पर गया था, जहां से उसकी मृत्यु हो गई थी 1351 ईस्वी में। तो उसकी मृत्यु के पश्चात जो इतिहासकार थे, बरहानी थे, उन्होंने एक बात कही थी, उसके बारे में जान लेते कि मोहम्मद बिन तुगलक वाज ए मिक्सचर ऑफ अपोजिट एंड उन्होंने ये भी बात कही थी कि सुल्तान वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल फ्री फ्रॉम सुल्तान। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम क्षण की जो बातें हैं वो बरौनी ने अपनी पुस्तक में मेंशन किया है। तो इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हमने तुगलक डायनेस्टी के जो दो सुल्तान हुए हैं, गयासुद्दीन तुगलक जिन्होंने तुगलक डायनेस्टी की नींव डाली, और जो उसके महत्वपूर्ण नेक्स्ट सुल्तान हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बारे में डिस्कस किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों के बीच में इसको जरूर शेयर करें। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।